जय भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं आज की क्लास भाई। ठीक है, शाबाश भाई। क्लास को ना शेयर कर दिया करो थोड़ी सी, जो थोड़ा कष्ट अगर महसूस नहीं करते हैं तो लेते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके ऊपर बात करेंगे। आज कितनी तारीख अभी आपको पता है? 14 जुलाई। 14 जुलाई को कौन सा देश राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? क्वेश्चन यही है भाई आपका। तो 14 जुलाई को कौन सा देश राष्ट्र दिवस कह सकते हो आप, क्या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? रूप में मनाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई, 14 जुलाई को कौन सा देश राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? ये बेहतरीन क्वेश्चन भी। इसकी बात करते हैं, कौन सा देश मनाता है अपना, तो लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले बात करते हैं आपका कौन सा भी, फ्रांस। 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। कौन मनाता है आपका? फ्रांस मनाता है। साथ ही अब इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, और 14 जुलाई के जो ये दिवस, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बास्टिल दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बास्टिल दिवस। कौन सा दिवस भाई? बास्टिल दिवस पूछे तो ये भी आपका 14 जुलाई को, क्योंकि यहां से इन्होंने क्रांति की स्थापना करी थी। क्रांति का प्रारंभ किया था 1789 के अंदर। 1789 में फ्रांस की बात करें तो बास्टिल से इन्होंने क्रांति का आरंभ किया था, इसलिए इसे बास्टिल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बास्टिल दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है 14 जुलाई को। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। हुआ क्या था इस दिन? तो पेरिस में बास्टिल धावा बोलने का जश्न मनाते हैं दिवस, या फिर ये भी कह सकते हो, या क्या करते हैं पेरिस की फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस में बास्टिल में धावा, बास्टिल में धावा बोलने का जश्न मनाया जाता है। बोलने का यानी कि हमला किया था भाई, बोलने का जश्न मनाया जाता है। पूछे ये जश्न कब मनाया जाता है? तो ये जश्न भी आपका 14 तारीख को। पूछ लेगा कहां पर मनाया जाता है? तो फ्रांस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी क्या? पेरिस के अंदर ये आपका मनाया जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका लेते हैं हम। फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत का संकेत दिया था इसी समय, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। इस अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर भाई? सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। इस अवसर पर क्या होते हैं? सार्वजनिक कार्यक्रम आपके होते हैं फ्रांस के अंदर भी, याद रखना। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बास्टिल दिवस मिलिट्री परेड है भाई। इसके अंदर बास्टिल दिवस पर क्या मिलिट्री परेड है? कैसा भाई आपका मिलिट्री परेड यहाँ पर होती है। जिस प्रकार से अपनी मिलिट्री परेड होती है 26 जनवरी को, उसी प्रकार से ये लोग भी अपनी मिलिट्री परेड करते हैं भाई। परेड करते हैं, कब करते हैं? तो ये भी आपके बास्टिल दिवस के ऊपर आपका मिलिट्री परेड की जाती है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहली परेड कब हुई थी? यह 14 जुलाई सुबह हुई थी। तो पहली परेड कब हुई थी? तो ये 1880 में इस पहली परेड का आयोजन किया गया। पहली जो परेड थी इसके आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो पहला आयोजन कब किया गया? तो 1880 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं यहाँ पर हम आपका 1792 में 89 के बाद, कब? 14 जुलाई 1789 के बाद हम कह सकते हैं 3 साल बाद आपका भी 1792 1972 में फ्रांसीसी गणराज्य का गठन किया गया। ये याद रखना, फ्रांसीसी जो गणराज्य है, गणराज्य का गठन किया गया। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो भाई, हम यहाँ पे बात करें 14 जुलाई को कौन सा देश राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? तो आपका फ्रांस मनाता है। ठीक है, क्यों मनाता है? क्योंकि फ्रांस की क्रांति का शुरुआत इसी दिन की गई थी। कहां से की गई थी? बास्टिल से की गई थी, कह सकते हैं। 14 जुलाई 1789 को इसका क्या स्टार्टअप किया गया था। ठीक है, ओके भाई। अगली बात करते हैं 3 साल बाद 1792 में फ्रांसीसी गणराज्य का गठन किया गया। सुनिए, ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। पेरिस
के अंदर आपकी परेड होती है, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। बास्तिल धावे की बात करते हैं कि बास्तिल से मतलब धावे के रूप में भी, जश्न के रूप में, धावा करने के जश्न के रूप में भी ये आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है। साथ में हम कह सकते हैं पहली परेड जो सैनिक परेड यहाँ पर होती है, तो सैनिक परेड पहली बार कब की गई थी? 1880 के अंदर पहली सैनिक परेड की गई थी। अब इससे जुड़े 3-4 क्वेश्चन आपके बीच में कह सकते हैं, जो डब्बे वाले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए डब्बे वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनता है 1789 की अगर हम बात करते हैं तो 1789 याद रखना भी आपका 1789 में क्या हुआ था? विश्व का पहला लिखित जो संविधान था, विश्व का पहला जो लिखित संविधान था, पहला लिखित संविधान या कोडिफाइड जो संविधान था, कोडिफाइड जो संविधान था, विश्व का पहला कोडिफाइड जो संविधान था, वो कोडिफाइड संविधान आपका यहां पर लागू किया गया था। किसका था ये? भाई यूएसए का था, याद रखना। अगर पूछे कि लिखा कब गया था तो 1787 के अंदर इसको क्या किया गया था? लिखा गया था। पहला क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। सो दूसरी बात करते हैं 1989 की अगर मैं बात करूं, 1989 में अगर भारत की बात करते हैं तो 61वां संविधान संशोधन आपका 61वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन हुआ था। इसमें आपकी जो 21 वर्ष से क्या किया था? 21 वर्ष से 18 वर्ष मत डालने की आयु किसने करी थी? आपके राजीव गांधी द्वारा की गई थी। क्लियर है? ओके। अब बात आती है यहां पर पेरिस की थोड़ी सी। पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है पेरिस को लेकर के अगर मैं बात करूं, फ्रांस की राजधानी है, बड़ी अच्छी बात है। पर पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो पेरिस में आपका 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहां पर? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्म जो कालीन ओलंपिक है वो कहां होने वाला है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका पेरिस के अंदर ही होने वाला है। एक क्वेश्चन भी आपके बीच में बन जाएगा, ठीक है? ओके। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनके साथ मिलकर के भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर? गुरुग्राम के अंदर क्या बनाया था? जो देश का एकमात्र सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है वो कहां पर आपका? अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर है आपका, वो कहां पर बनाया गया था आपका? तो फ्रांस के राष्ट्रपति की मदद से यहीं पर बनाया गया है। 2025 में हम इनके साथ गए यात्रा भी कर रहे हैं, कहां की? अंतरिक्ष की। चलिए, शानदार क्वेश्चन था। एक बार आप इसको राइट डाउन करेंगे या जो आप भाई आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूं और चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भाई। आपका बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है? चलिए भाई, क्लास को ना एक बार थोड़ा सा शेयर कर दिया करो भाई। मैं रोज बोलता हूँ, अरे कभी तो असर करो इसको भाई, कभी तो इसको इम्प्लीमेंट में लेके आओ। आप लोगों ने बिल्कुल ही कसम खा रखी है, ठीक है? चलो भाई, कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास जो इतना बोलने के बाद भी कहना नहीं मान रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बात है भाई, ये है ना? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है? अब सभी स्टूडेंटों को लगता है कि पता कैसे लगेगा सर को कि हमने शेयर किया कि नहीं किया। जिस दिन तुम क्लास शेयर करोगे उस दिन क्लास के नजारे ही कुछ और होंगे, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है? जिस दिन, क्योंकि हमारी शेयर करी हुई क्लास, मेरी शेयर करी हुई क्लास शायद कोई देखे ना देखे, लेकिन अगर तुम अपने किसी दोस्त या फ्रेंड के पास क्लास शेयर करते हो तो पक्का देखेगा, चाहे देखिए 5 मिनट, ठीक है? और ये मुझे पता है क्योंकि कितने जो मेरे स्टूडेंट और कितने तुम लोग क्लास देख रहे हो। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर चर्चा में भाई, आपका बेंगलुरु चर्चा में, बेंगलुरु चर्चा में है क्यों? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेंगलुरु चर्चा की। अगर मैं बात करूं तो क्यों चर्चा में? शानदार क्वेश्चन है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना भाई। अभी हाल ही में क्या हुआ भाई, यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर क्या हुआ है? राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का क्या हुआ भाई? यहाँ पर राज्य कृषि और बागवानी मंत्री जो आपके हैं, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बागवानी जो मंत्री हैं इनका राष्ट्रीय, राज्य कृषि और बागवानी मंत्री राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया भाई, ठीक है? अब देखो यहां पर बात आती है आपकी कि किसका सम्मेलन किया गया है यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर। अगर मैं बेंगलुरु की अगर मैं बात करता हूं तो बेंगलुरु आपकी बात हो रही है कि राज्य कृषि, जितनी भी राज्य के कृषि मंत्री सभी के सभी कृषि मंत्रियों को बुलाया गया और वहां पर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन किया गया, ठीक है? कृषि में बढ़ोतरी करने के लिए नवीन कृषि में फर्टिलाइज को लेकर के सारी समस्याएं कृषि से संबंधित वहां पर वो बातचीत और राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, जिसके ऊपर बातचीत होंगी, इसलिए बेंगलुरु आपका चर्चा में आया। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सम्मेलन कब हुआ? ये मुझे जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे कि सर ये सम्मेलन तब
अब आ जाओ बेंगलुरु के पर। ये कहा कि भाई आपका कर्नाटक की क्या है, आपकी राजधानी है। याद रखना कर्नाटक के युद्ध में जो कर्नाटक के आंग्ल मैसूर युद्ध है उनको भी ध्यान रखना अगर हिस्ट्री की बात करता हूं तो। बेंगलुरु को उद्यानों का शहर, नगर या बगीचों का शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बगीचों के शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अपना लोगो जारी करने वाला एकमात्र शहर है जिसने अपना लोगो जारी किया भाई, इसने भी याद रखना है। अगली बात करते हैं क्रिकेट। यहां पर जो कन्नड़ जो फिल्म है यहीं पर बनती है। आपकी कन्नड़ फिल्मों की प्रसिद्ध सिटी, या कह सकते हैं जिस प्रकार से मुंबई के अंदर आपकी क्या है फिल्म सिटी, कौन सी? बॉलीवुड फिल्म सिटी, उसी तरीके से कन्नड़ फिल्में यहाँ पर बनती है। कम से कम एक वर्ष के अंदर यहाँ पर लगभग 80 के करीब कन्नड़ फिल्में यहाँ पर बनती हैं। कन्नड़ फिल्मों के लिए फेमस सिटी आपकी बेंगलुरु। एक लगभग एक आइडिया लिया गया है। लगभग अगर मैं बात करता हूं, लगभग यहाँ पर 51% जो जनता ये कहां से आई हुई है? बाहर से आकर के बसी हुई है। याद रखना भाई, बड़ी अच्छी सिटी है। बाहर से जनता, कितनी जनता बाहर से? तो 51% बाहर से जनता है। ये भी आपके बीच में पता होना चाहिए आपको। बेंगलुरु का कर्नाटक की राजधानी, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए अगली बात यहां पर हम अगर करते हैं तो ये क्रिकेट प्रेमी शहरों के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट यहाँ का क्या भाई? क्रिकेट की बात करूं तो यहाँ की क्रिकेट क्या है? फेमस है, कह सकते हो। क्रिकेट से किससे भाई? आपका क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं यहाँ के लोग। क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर गेम की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं लोग। ये भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखो, जब क्रिकेट से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही रहा है ना। क्या हो रहा है? देखो, बेंगलुरु की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर नंबर 1 आपका अनिल कुंबले जो कि आपके स्पिनर थे। कुंबले आपके जो कि कोच भी नहीं है। अनिल कुंबले साहब क्रिकेटर। प्लस अगर मैं बात करूं जवागल श्रीनाथ साहब हैं, ये भी आपके कहां के हैं? जो फास्ट बॉलर थे, ये स्पिनर बॉलर थे, ये आपके फास्ट बॉलर थे। कैसे बॉलर थे? क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय स्पिनर थे। ये कैसे बॉलर थे? आपके जवागल श्रीनाथ, ये आपके फास्ट बॉलर थे। साथ में वेंकटेश प्रसाद की भी बात करें तो ये भी आपके कहां से हैं? वेंकटेश प्रसाद भी आपके, ये भी आपके क्रिकेट के फास्ट बॉलर हैं। याद रखना भाई, फास्ट बॉलर हैं ये भी आपके, तो ये भी बेंगलुरु से। 3 चौथे जो आपके हैं भाई, जिन्हें क्रिकेट के इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो दीवार के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ भी आपके कहां के? यहीं के हैं। द्रविड़ भी आपके कहां के हैं? यहीं के। फेमस क्रिकेटर मैंने आपके बीच में बता दिया। अनिल कुंबले यहीं से, जवागल श्रीनाथ यहीं से, वेंकटेश प्रसाद यहीं से हैं। राहुल द्रविड़ भी आपके कहां से? बेंगलुरु से ही हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। एक गुंडप्पा करके भी एक व्यक्ति जो क्रिकेटर पढ़े, चंद्रशेखर जो है आपके, चंद्रशेखर भी क्रिकेटर यहीं के हैं। एक गुंडप्पा प्लेयर भी हैं। गुंडप्पा प्लेयर भी आपके कहां के? यहीं के हैं। इतने सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर बेंगलुरु में दिए। एक बार अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। अभी हाल ही में जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में है तो क्रिकेट के हमने यहाँ पर बात करी। एक बार बात करें बेंगलुरु चर्चा में, तो बेंगलुरु चर्चा में क्यों है ये मैंने आपको बता ही दिया। बेंगलुरु किस लिए चर्चा में है ये आपके बीच में यहाँ पर है भाई। ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है। कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये दो चीजें आप नोट करेंगे एक बार यहाँ पर। कितने दिवसीय? 2 दिवसीय आपका ये सम्मेलन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कौन सा आपका जारी किया? प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, पीओपी यहीं से जारी किया है। पीओपीएस, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म अंडर ई नेम लॉन्च किया है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, पीओपी अंडर ई नेम आपका सीधा सा पूछेगा, इसका संबंध किससे है? ई नेम, पीओपी एंड अंडर ई नेम आपका लॉन्च किया है। यहीं से किया। केंद्रीय मंत्री कौन आपके? तो नरेंद्र तोमर साहब ने यहां से लॉन्च किया है। और ये किस हिस्से में भाई? आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में। आजादी का अमृत
अमृत महोत्सव, महोत्सव जो है आपका, ये कौन से मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो संस्कृति मंत्रालय इसका क्या भी नोडल मंत्रालय, और यहाँ पर ये उसी प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया। ये भी आपका यहाँ पर शानदार क्वेश्चन बनता है। अब जब क्रिकेट की बात आई है तो एक अगला क्वेश्चन और आपका क्रिकेट से लेते हैं जो कि आपका चर्चा में है। क्रिकेट के इतने सारे प्लेयर आपके बीच में हैं, सारे के सारे प्लेयर पूछ लेगा कि इस प्लेयर का संबंध कहां से है, बेंगलुरु नहीं होगा तो कर्नाटक लिखा होगा, जरूर आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है भाई। और गलती से क्लास को शेयर कर देना भाई, एक बार तुम्हारे अंगूठे को कष्ट होगा, कोई बात नहीं, एक बार जरूर इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करना भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हाल ही में आपका क्या जारी किया गया, जून महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे अवार्ड दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ किसे अवार्ड दिया गया, ठीक है। जून महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ ये जो अवार्ड है किसे अवार्ड दिया गया भाई, आपका ये चर्चा में है फिलहाल, क्योंकि जुलाई चल रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था, तो याद रखना प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके बीच में क्वेश्चन यही बनता है कि ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर इसका आईसीसी का, तो ये आपको पता है सऊदी अरब के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको पता है। ग्रेग बर्कले क्या है इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले इसके क्या है अध्यक्ष हैं, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि ये प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, शायद में भी तुम बता सकते हो बंदे का नाम, तो लेकिन मैं यहां पर बात करता हूं महिला आजकल भाई याद रखना महिलाओं का पूछेगा, महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का किसको दिया गया, जून 2022 का ये अवार्ड दिया गया है मेरी जोन को अवार्ड दिया गया है। और ये मेरी जोन कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। पुरुष की बात करें आपका, तो पुरुष हैं आपके भाई ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्हें ये आपका अवार्ड दिया गया मंथ ऑफ जून 2022, आपका मंथ ऑफ जून 2022 अवार्ड दिया गया। ये कहां के रहने वाले आपके, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं इनकी, तो उसके बाद बात करते हैं आपकी मेरी जो ये सॉरी भाई ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ अफ्रीका की है। कहां से है आपकी, साउथ अफ्रीका से, माफी चाहूंगा गलत लिखा है, इंग्लैंड से है, ये कंफर्म है। जोनी बेयरस्टो ये आपके कौन है, जोनियस पापा बेयरस्टो आपके कहां से हैं, ये आपके इंग्लैंड से। और मेरी जान आपकी कहां से, साउथ अफ्रीका से, इन्हें ये अवार्ड दिया गया, याद रखना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला, वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा रन बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय मैचों में 20 वर्ष का टारगेट, 20 वर्ष तक खेलने वाली महिला भी कौन है, सबसे कम आयु की शतक लगाने वाली महिला कौन है। ये 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके महिलाओं से बनेंगे, देख लेना, ये आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। कमेंट्स करके बता देना, अगर जवाब नहीं मिलता तो बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 4 था, 5। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये हर महीने दिया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका भाई, यूक्रेन चर्चा में है और युद्ध ऑप्शन में नहीं है। यूक्रेन चर्चा में है, युद्ध ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कभी बोलो कि सर युद्ध हो रहा है इसलिए यूक्रेन चर्चा में, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है यूक्रेन मतलब चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन के और रशिया के बीच में वार हो रहा है, आपको पता है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो कीव है भाई, आपकी क्या है राजधानी की बात करें तो कीव है। साथ में हम बात करते हैं इनके राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की है। जेलेंस्की साहब क्या है, जेलेंस्की क्या है इनके राष्ट्रपति हैं, जो कि जिद पर अड़े हुए हैं,
ठीक है, वार किससे हो रहा है? तो रूस से हो रहा है। ठीक है, रूस की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन क्या है आपके? पुतिन साहब क्या है? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। अब देखो यहां रूस हमारे को यहां 4 महीने के करीब युद्ध हो रहा है। लगा ये था कि भाई बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक चीज सीखने को हमारे को मिलती है, किससे मिलती है? यूक्रेन से, कि किसी के कहने में आकर के किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे आमतौर पे आप गली में देखते हैं, जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो एक बोलता है कर तू, मैं तेरे साथ हूं, मार इसको, मैं तेरे साथ हूं। और ये ऐसा गेम किसने खेला यूक्रेन के साथ? तो नाटो ने बोला कि ठीक है तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं, तो युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं। और अब नाटो का मैंने पहले भी एक बार बताया था, आपका है क्या ये? नॉर्थ अटलांटिक जो टेरिटरी कह सकते हो, ये आपका सैनिक समझौता है भाई, सैनिक समझौता है, याद रखना। और इस सैनिक समझौते में क्या कहा गया है कि 30 देशों पर यदि कोई देश हमला करेगा तो यह हमला किस पर समझा जाएगा? नाटो पर समझा जाएगा। और 30 के 30 देश इस पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, क्या ये नाटो के सदस्य? कौन कौन से? भाई भारत है आपका, भारत, पाकिस्तान और चीन की बात करूं मैं, और रूस की बात करूं मैं, इनमें से कौन सा नाटो का सदस्य है? तो कोई नाटो का सदस्य नहीं है। 49 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। और सदस्य देशों की बात करें तो कितने? 30। ये बात आपको मैंने बहुत बार बताई है। ठीक है, अब याद रखेंगे किस एक्ट के अंदर? नाटो के खुद के अपने एक्ट हैं। नाटो के किस एक्ट के अंदर? तो आपका अनुच्छेद 5 के अंदर, या एक्ट 5 के अंदर ये बोलता है, क्या बोलता है? ये आपका सामूहिक सुरक्षा की बात करता है, सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा की बात करता है एक्ट नंबर 5। अब यूक्रेन चर्चा में क्यों आया है? यूक्रेन इसलिए चर्चा में आया है कि भाई ये नाटो का सदस्य बनना चाहता था। कुछ दिन पहले फिनलैंड की और स्वीडन की बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इनको कौन सा देश बनाया? ये नाटो की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन नाटो के सदस्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कुछ इनको भी दे दिया है। क्या दे दिया? तकनीकी सहयोगी सदस्य, तकनीकी सहयोग करेगा। अब नाटो ने क्या बोला कि ठीक है, मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे तकनीकी सहयोग करूंगा, रक्षा तकनीकी का क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा या जानकारी या रक्षा करना सिखाऊंगा। क्या? रक्षा किस प्रकार से होती है? एक देश की रक्षा करना की सीख देंगे। कौन देंगे? हमें नाटो देश देंगे। किसको भाई? आपके यूक्रेन को। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, तो अब बचा ही क्या है? उसको रक्षा करने के लिए। ठीक है, चलिए, सब कुछ बर्बाद होगा। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाचा चौधरी, जो चौधरी साहब हैं, चौधरी आपको पता है कौन है? तो चौधरी है यूएसए। अब याद रखना, एक चीज देखना आप, चौधरी यूएसए का सबसे प्रभाव, अगर पूछे नाटो पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका? तो यूएसए का। नाटो के अंदर जितने भी देश हैं, ये बड़ा चालबाज है। नाटो के अंदर जितने भी देश हैं, उनको क्या करता है? ये हथियार देता भाई, हथियार देता है, ये याद रखना। अब इसने पीठ थपथपाता रहा किसकी? ज़ेलेंस्की की। चल शाबाश, तू रूसिया के साथ लड़। अरे उसने तो अपनी भाई हथियारों की फैक्ट्री चलानी थी, हथियारों की दुकान चलानी थी, वो हथियारों की दुकान वो आराम से अपनी चला गया। यही कारण है भारत और पाकिस्तान के साथ भी। एक तरफ पाकिस्तान की पीठ थपथपा देता, दूसरी तरफ भारत को वेपन दे देता। उसे पता भारत को इससे डर है, मरता क्या नहीं करेगा। एक तरफ पाकिस्तान को भी वेपन देता, एक तरफ भारत को भी। तो एक चीज निकल करके आती कि जो देश सबसे ज्यादा व्यापार का क्या कर रहा है विश्व के अंदर, सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करता आपका यूएसए। इसका काम सिर्फ इतना, 2 देशों को लड़ा देकर दोनों को हथियार डिलीवर कर देगा। ठीक है, दोनों को नहीं करेगा तो यहां रशिया ने तो इससे हथियार लिए नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली खुद भी सबल है, वो खुद भी हथियारों का निर्यात करता है, इसलिए उससे तो लिए नहीं। लेकिन इसने यूक्रेन को क्या किया? देखो यहां राजनीति समझना, अगर रूस के पास ज्यादा हथियार हो जाएंगे तो वो विश्व में क्या करेगा? हथियारों की सप्लाई शुरू कर देगा। और जब रूस भी विश्व के अंदर हथियारों की सप्लाई अमेरिका के बराबर करने देगा, तो फिर अमेरिका की चौधराहट पर खतरा नजर आएगा। अमेरिका की चौधराहट पर खतरा नजर आएगा। तो अब इसने क्या चाल चली है, दिमाग लगाया है, यूक्रेन को समझाया तू नाटो में आ, मैं तेरे को सदस्य बनाऊंगा, मैं तेरे को हथियार दूंगा। और यूक्रेन को चढ़ा करके और उसको पता नहीं किस तरीके से कि भाई तेरी ये संप्रभुता है, तू मिल सकता है, फलाना ढिमकाना। पहले इसी ने बोला था कि मैं तेरे को सदस्य बनाऊंगा, चाचा चौधरी ने। अब ये चाचा चौधरी क्या कर रहा है? इसके पीछे सिर्फ एक ही चाल थी कि फ्री फंड में
रूस को कमजोर कर दे। फ्री फंड में रूस को कमजोर कैसे कर दे? अगर 5 किलो बारूद यूक्रेन की तरफ से रशिया की तरफ जा रहा है या यूक्रेन अपनी रक्षा में यूज कर रहा है, तो 5 किलो खरीद करके कहां से आ रहा है? तो नाटो देशों से, यानी कि खास करके यूएसए से। अब यूएसए से 5 किलो बारूद आई, तो उसके जवाब में रशिया 10 किलो बारूद कहां खर्च कर रहा है? यूक्रेन के अंदर खर्च कर रहा है। यानी कि 5 केजी के जवाब में 10 केजी आपका बारूद या हथियार एक किस्म से कह सकते हैं कौन खर्च कर रहा है? रूस। अब उसके पास से अगर 5 केजी बारूद अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को, 5 केजी उसके भंडार से कम हुआ है, तो उसको उस 5 केजी के एवज में पैसा मिला है। लेकिन यहां अगर किसके? रूस के भंडार से 10 केजी बारूद निकला है, तो उसका रूस को कोई पैसा नहीं मिला। इसलिए एक तरफ दुश्मन को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है, एक बराबर वाले दुश्मन को युद्ध में उलझा करके, और दूसरी तरफ दूसरे देश को मरे पटे, उनकी संस्कृति खराब हो, कुछ भी खराब हो, अपना पैसा भी कमा रहा है। ये है चौधरी का दिमाग। और अब चौधरी ने क्या बोला कि हम तुझे रक्षा तकनीकी का ज्ञान प्रदान करेंगे। और भाई इसका जो मतलब है, इसका केवल और केवल मतलब एक ही है कि हम तुझे हथियार देंगे, तू टेंशन मत ले, फ्री में देंगे, पैसे कम लेंगे। अरे भाई कभी ना कभी तो पैसे देने ही पड़ेंगे। आज पैसे नहीं लेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो पैसे देने, उस पे भी कमाई। आज 100 रुपए का बारूद उसका वेस्ट पड़ा, ऐसे ही उस 100 रुपए के बारूद को या हथियार को उसने यूक्रेन में पहुंचा दिया, उस पर इंटरेस्ट शुरू हो गया, उस पर ब्याज लगाएगा ये, ना कि उस हथियार 5 केजी बारूद अगर वहां पड़ा तो उसकी तो डेट ही एक्सपायर होनी है, ना कि वो बढ़ेगा। यहां अगर बेच दिया तो पैसा तो डॉलर तो बढ़ेगा। इसको बोलते हैं असली पॉलिटिक्स, इसलिए बैठा है राजनीति में। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। रक्षा तकनीकी का ज्ञान की जानकारी देगा नाटो किसको? यूक्रेन को। इसलिए यूक्रेन चर्चा में आया। और व्लादिमीर जो आपके जेलेंस्की साहब है, इनके पता नहीं समझ में कौन सी चीज बैठी है दिमाग के अंदर, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्लास को शेयर कर दियो भाई, अगर कष्ट नहीं होता है तो। ठीक है, लाल पांडा आपका चर्चा में भी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका भाई, लाल पांडा चर्चा में है। ये आपका भाई लाल पांडा लाया जा रहा है आपका, कहां पर लाया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में भी। वेस्ट बंगाल में भी कहां पर? दार्जिलिंग के पास कह सकते हो हम यहाँ पर। इसको लेकर के ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आपका लाल पांडा वाला, ध्यान रखेंगे तो पूछ लेगा आप लोगों से। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके बीच में है, कहां पर लाया जा रहा है आपका? ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में। पूछे तो किस में आपका? तो सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है, लीला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर उद्यान में लाया जा रहा है। ठीक है, कहां पर आपका? तो ये है आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने, हिमालयन जूलॉजिकल जो पार्क है, इसने पार्क कौन से पार्क को? तो इसने सिंगा जो लीला पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पांडा देने की क्या करी है? पेश किया 20 लाल पांडा। कौन से 20 लाल पांडा? आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं ऊपर बिंदी लगा के, ये थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा। तो 20 लाल पांडा भाई, 20 आपके लाल जो पांडा देने की बात करी है, पांडा देने की बात करी। कितने पांडा देने की बात करी है? 20 लाल पांडा देने की यहां पर बात करी है। सबसे पहले बात करें किसने करी है? तो आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जो आपका जूलॉजिकल पार्क है, इस पार्क ने
आपका संगलीला नेशनल पार्क को पेश किया है। संगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका दार्जिलिंग जिले में है। ये आपका सबसे ऊंचे स्थान पर, ये आपका सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा रिज के ऊपर भाई आपका ये सबसे ऊंचा स्थान, रिज क्या बोलते हैं जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ऊंचा, सबसे ऊंचा स्थान है ये दार्जिलिंग का। इस स्थान पर या एक पर्वत की जो पहाड़ी की जो रिज, उस रिज के ऊपर ये आपका बनाया गया है, यहाँ पर ये आपका दिया गया है। इसे पार्क वो वन्य जीव अभ्यारण्य था 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले क्या था भाई आपका वन्य जीव अभ्यारण्य था। संगीले की बात करें तो वन्य जीव आपका अभ्यारण्य था। इसको कब 1992 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इसे बनाया गया है। नेशनल पार्क कब बनाया गया, इसे 1992 में बनाया गया। 1994 में इसे जंगली आवास घोषित किया गया, प्रमुख जंगली। 1994 में कौन सा, लाल पांडा जंगली आवास यहां पर घोषित किया। ये भी आपका ध्यान रखने वाली बात यहां पर बनती है, ठीक है। चलिए आप देखो एक बार इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाएगा। लाल पांडा चर्चा में, तो लाल पांडा चर्चा में क्यों है? वेस्ट बंगाल जो दार्जिलिंग के अंदर आपका एक नेशनल पार्क है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल जो पार्क है, उस पार्क के अंदर उस पार्क ने क्या बोला कि हम 20 लाल पांडा आपको देने वाले हैं। किसको देंगे? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ऐसी क्या खूबी है, अब इसकी बात करें। देखिए ये आपका दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ऊंचे स्थान जो रिज के ऊपर स्थित है, इसे ये पहले आपका वन्य जीव अभ्यारण्य था। क्या था आपका? वन्य जीव अभ्यारण्य था। 1992 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया। 1994 में ये बोला गया कि यहाँ पर लाल जो पांडा जंगली अभ्यारण्य है आपका ये, इसलिए ये इनको वहां पर पहुंचा रहा है। अब पांडा आपका एक स्तनधारी जीव है। 2 प्रकार के पांडा यहां पर पाए जाते हैं, एक चीनी पांडा, एक हिमालयन पांडा। उपजाति प्रजातियों की बात करूं तो मैं खास तौर पे लाल पांडा, ये सारे इस प्रकार के पांडा भारत के अंदर पाए जाते हैं। ये स्तनधारी जीव है, शर्मिला किस्म का जीव है और ये अलग एकांत और शांत इलाके में रहना चाहता है। इसे संस्थाओं के द्वारा लुप्त प्राणी की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अगर वैसे मोटे तौर पर बात करें तो एक बड़ा पांडा और एक छोटा पांडा यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आमतौर पर हम बात करते हैं तो इसकी तस्करी बहुत होती है। इसकी तस्करी दूसरे भाई जो आपके डेवलपमेंट हो रहा है इस वजह से भी ये पांडा आपके लुप्त प्राय हो चुकी है। लगभग यहाँ पर 20 से 40 से 45 के आसपास पांडा यहाँ पर संख्या बताई जाती है इस जो आपका ये संगीला के अंदर, ठीक है। बट ऐसा कंफर्म नहीं है कि कितने लाल पांडाओं की यहाँ पर है आपकी क्या है जगह, यहाँ पर मतलब कितने लाल पांडा यहाँ पर आपके हैं, एग्जैक्ट हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, पांडा का यूज का, इसकी जो खाल है उससे जो खास करके चीनी जो लोग हैं वो हैट बनाना या टोपी बनाना पसंद करते हैं। और साथ ही बात करूं मैं पांडा की, तो पांडा से एक याद आता है मुझे, पांडा एक जो जीव है इसके अंदर आपके कोरोना से जो कह सकते हो लड़ने की जो क्षमता वो इसके अंदर पाई जाती है, एंटीबॉडीज इसके अंदर पाए जाते हैं। लाल पांडा भी आपका चर्चा में, कहां पर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी की बात करें तो आपको पता है कलकत्ता। और कलकत्ता की जो फेमस पूजा है वो कौन सा आपको पता है? दुर्गा पूजा। भाई दुर्गा पूजा है, याद रखना, ठीक है। दुर्गा पूजा की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में है किस महिला ने काली माता की जो फोटो सिगरेट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए, कह सकते हैं हिंदुओं की भावनाओं को उड़ाते हुए, हिंदुओं की भावनाओं को उड़ाते हुए फोटो पोस्ट कर दी, जो कि जिस पर बावल मचा हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर जब सिगरेट और धुएं और बात आई दुर्गे माँ की, तो दुर्गे माँ काली माता की पूजा विशेष तौर पे कलकत्ता के अंदर होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ में एक सांसद भी आपकी इस केस के अंदर फंसी हुई है जो कि टीएमसी से थी, तृणमूल कांग्रेस से थी। दीदी ने लेकिन उसको बाय बाय बोल दिया, आप समझ गए मैं दीदी किसको बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर सिगरेट की बात आई तो हर कस में जहर है, ऐसा सिगरेट के ऊपर संवैधानिक चेतना देने वाला आपका कौन सा एशिया का पहला देश बना है? मुझे जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। सिगरेट के डिब्बे पे तो होता ही होता है ये भी। साथ में जब सिगरेट धुएं और इसकी बात चली है तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू पर पाबंदी लगाने वाला व्यक्ति कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 7 की बात करेंगे, ये आपका हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपोर्टेंट और इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जिसके ऊपर मैं बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में बन रहा है भाई, जिसे हम बात करेंगे अभी। हाल ही में आपका सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम
चर्चा में है, ये किसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसका संबंध किससे है भाई, क्या है आपका भाई, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम क्राइसेंथमम चर्चा में है। इसका संबंध किस देश से है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम आपका क्या है, चर्चा के अंदर है क्राइसेंथम। इसका किस देश से संबंध है? सीधी सी बात करते हैं, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके संबंध की बात करते हैं तो जापान से भी, जापान से इसका संबंध है। अभी हाल ही में आपको पता है नारा के अंदर क्या, जापान के जो शिंजो आबे, सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे थे आपके शिंजो आबे, जो शिंजो आबे हैं आपके, शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द ये आपका दिया गया है जापान सरकार के मरणोपरांत। कब है? मरणोपरांत शिंजो आबे को दिया गया है, मरणोपरांत भाई, मरणोपरांत और ये जापान का सर्वोच्च आदेश है। क्या आपका ये जापान का सर्वोच्च आदेश है, ये भी याद रखना भाई। जापान का सर्वोच्च आदेश क्या है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। किसे दिया गया? अभी हाल में शिंजो आबे को दिया गया। आपको पता जापान के नारा में लेक्चर देते हुए 10 मीटर की दूरी से उनके ऊपर जब वो भाषण दे रहे थे तो 10 मीटर की दूरी से उनके ऊपर फायर किया गया और उनकी डेथ होगी। आपका गोली लगने से ज्यादा ब्लीडिंग से डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि आपको सर्वोच्च आदेश है। दूसरा पॉइंट आपका आता है, इसे मीजी ने, सम्राट मीजी ने क्या किया था? इसे सम्राट मीजी ने 1876 में, सम्राट मीजी द्वारा 1876 में ग्रेट कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। में क्या किया था? ग्रेट कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना में, ग्रेट कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना कब? 1876 में सम्राट मीजी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सम्राट मीजी के द्वारा की गई है। ये भी आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, 1888 को कलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया। 4 जनवरी, कब भाई आपका? 4 जनवरी 1888 को कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया। कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये आपको पता है। कॉलर ऑफ द ऑर्डर जोड़ा गया। ये आपके बीच में क्वेश्चन बनता है। यहां पर देखिए, सम्राट मीजी ने कब? 1876 के अंदर ग्रेट कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की गई। उसके बाद 4 जनवरी 1888 को इन्होंने कॉलर ऑफ द ऑर्डर इसके साथ जोड़ा गया। और ये किसको? शाही परिवार के साथ साथ दिया जाता था। ये यूरोपीय विपरीत आदेशों के विपरीत मरणोपरांत दिया जाता। अभी तक इंपीरियल फैमिली के अलावा, अभी तक यानी कि जो सम्राट आपका कैसे राजसी परिवार के अलावा, राजसी जो परिवार है, परिवार के अलावा आपका सिर्फ 7 जापानी नागरिकों को दिया गया है। कितने? 7 जापानी जो नागरिक हैं उनको ये दिया गया है। अब तक कितने नागरिकों को? 7 जापानी नागरिकों को दिया गया है। और इससे पहले आपका कब दिया गया था? शिंजो आबे से पहले 1928 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व पीएम कौन थे आपके? सायनजी किनमोची को दिया गया था। साइनिज किनमोची को यह दिया गया था, अंतिम आदेश दिया गया था। उसके बाद यह आदेश नहीं दिया गया है, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, अब तक कितने? 53 लोगों को यह दिया जा चुका, जिनमें से जिंदा कितने को? 23 ही ऐसे हैं जो जीवित व्यक्ति थे यहां पर। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? ये कहां संबंध इसका? तो जापान से संबंध है। नारा के अंदर शिंजो आबे भाषण दे रहे थे, वहां पर गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। आपको पता है 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित किया था भारत के अंदर, क्योंकि ये भारत के बड़े विशेष है, अच्छे भारत के लिए थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर व्यक्ति विशेष के तौर पे अतिथि भी थे आपके भाई, ठीक है। सर्वोच्च आदेश है ये, मरणोपरांत शिंजो आबे को दिया गया है। सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रैंड कोर्डन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना यहां पर करी थी। 4 जनवरी 1888 को कोल्डर ऑफ द ऑर्डर भी यहां पर है, इसके साथ जोड़ा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद ये मरणोपरांत भी यूरोपियन जो आपके कह सकते हो मरणोपरांत भी इसको दिया जाता है, सीधा से समझेंगे। राजसी परिवार के अलावा 7 जापानी नागरिकों को ये अब तक मिला है, जिसमें एक आपके शिंजो आबे भी शामिल होंगे। अंतिम समय कब मिला था? 1928 में पूर्व पीएम सायंजी जो आपके किनीमोची थे, इन्हें दिया गया था। 53 लोगों को अब तक ये आदेश दिया गया है, जिसमें से 23 लोग ऐसे थे जो जिंदा, जिनको ये सम्मान दिया गया था। ये सर्वोच्च सम्मान है, जिस प्रकार से भारत रत्न आप कह सकते हो, युद्ध के दौरान ब्रह्मवीर चक्र कह सकते हो भारत के, इसीलिए सर्वोच्च सम्मान शांति काल में आप भारत रत्न को कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर क्या करेंगे। और मैं बहुत बार बस सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट घूमती रहती है कि भाई क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। आप ये ना सोचना कि ये करेगा वो करेगा, अरे एक बार खुद करके देखो तो थोड़ा सा शायद हमें हमारे लिए भी कुछ हो जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट भाई।